एक दिन जब सचिन सुहानी दीदी से उनके कमरे में बात कर रहा था, तब मैं खिड़की के वेंटिलेटर से छुपकर उन्हें देख रहा था। फिर मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींच ली। सचिन, जो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक चित्रकार लड़का है और 26 साल का है, वह मेरी बड़ी बहन सुहानी दीदी जो 30 साल की है, उससे छुप छुप कर बात करता रहता था। यह मुझे पता चल गया था, इसीलिए फोटो खींचते समय मैंने पूरी सावधानी बरती थी, जैसे मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना और कैमरे की आवाज बंद करना। तब मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा वाला मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त का मोबाइल लिया था। फिर मैंने वे सारे फोटो अपने लैपटॉप में डालकर और दोस्त के मोबाइल से डिलीट करके उसे वापस कर दिया। इसके बाद मैंने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उनकी ब्राइटनेस बढ़ाई ताकि सुहानी दीदी और सचिन का चेहरा साफ दिखे। फिर मैंने उन तस्वीरों को कलर प्रिंटर से प्रिंट कर लिया। अब मुझे सही मौके का इंतजार था ताकि मैं यह फोटो सुहानी दीदी को दिखाकर उन्हें डराकर उनसे बात करने के लिए मजबूर कर सकूं। मैं ऐसी स्थिति का इंतजार कर रहा था जब सचिन शहर में ना हो और सुहानी दीदी घर में अकेली हो। मुझे डर था कि अगर सुहानी दीदी को पहले ही पता चल गया कि मुझे उनकी और सचिन की सच्चाई पता है, तो वह सचिन को बता देंगी और वे मुझसे फोटो डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हर वह कोशिश करता रहा जिससे उन्हें पता ना चले कि मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। फिर करीब 3 महीने बाद मई 2025 में मुझे वह मौका मिला। सचिन 10 दिनों के लिए अपने गांव गया हुआ था और सुहानी दीदी घर पर अकेली थी। उस समय मेरी माँ को भी कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के पास जाना पड़ा था और पिताजी अपने काम से बाहर गए हुए थे। अब मुझे सुहानी दीदी के साथ अकेले रहने का सही मौका मिल गया था। मैंने तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने सुहानी दीदी की फोटो को एक लिफाफे में डालकर उस पर उनके पति का नाम लिखा और ऐसे दिखाया जैसे यह डाक से आया हो। उस दिन 15 मई 2025 को जब मैं कॉलेज से घर आया तो लिफाफा हाथ में लेकर अंदर गया और रसोई में जाकर सुहानी दीदी को आवाज दी। वह अपने कमरे से आई। उस समय वह नीले गाउन में थी। उन्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और लिफाफा उनके हाथ में देते हुए कहा, दीदी यह बाहर पड़ा था, शायद डाक से आया है। सुहानी दीदी ने हैरानी से लिफाफा लिया और उसे देखने लगी। तब मैं कुर्सी पर बैठकर बोला, देखो ना दीदी, किसका होगा? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, ससुराल से तो ऐसा कुछ नहीं आता। फिर उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर रखे फोटो देखे। पहला फोटो देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरा सफेद पड़ गया। वह चौंक गई और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? जब मैंने पूछा तो दीदी चौंक गई और धीरे से उदास होकर बोली, हाँ। फिर बोली, शायद यह उनके लिए आया है, मैं इसे रख देती हूँ। ऐसा कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। दीदी ने फोटो देख लेते थे, अब उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। आखिरकार फोटो उनके पास पहुंच गए थे और अब जो होना था वह हो चुका था। सुहानी दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा था, यह उनके चेहरे से साफ दिख रहा था। शायद वह अपनी भावनाएं मुझसे छिपाने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं अपनी योजना के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। अब मुझे अपने मकसद को पूरा करना था। हालांकि मैं टेंशन में था और आगे क्या होगा इसको लेकर उत्सुक था। फिर भी मैंने आराम से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने सोचा कि सुहानी दीदी को कुछ समय देना जरूरी है ताकि वह खुद को संभाल सके। इसीलिए अगले 3 घंटे तक मैं यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है। फिर मैं उठा और सुहानी दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तभी अंदर से आवाज आई, क्या है? मैंने कहा, दरवाजा खोलो ना। इस पर दीदी ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, मुझे कुछ बात करनी है। तब दीदी ने थोड़ी झुंझुलाहट से कहा, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं आराम कर रही हूँ। फिर तुरंत मैंने कहा, बस 1 मिनट के लिए खोलो। तब दीदी शायद सोच में पड़ गई थी और 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, 2 मिनट रुको। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने दिया। तब वह बिस्तर पर बैठ गई और थके हुए अंदाज में बोली, जल्दी बोलो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सोना है। मैंने चिंता जताते हुए पूछा, दीदी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, जल्दी बताओ क्या कहना है।
मैंने कहा मेरे मोबाइल में कुछ फोटो हैं जो तुम्हें दिखाने हैं। यह सुनते ही दीदी चौंक गई और सतर्क होकर बोली, कैसे फोटो और मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, अरे देख तो लो, तुम्हें पसंद आएंगे। उन्होंने रूखे अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम यहाँ से जाओ। तब मैंने गंभीरता से कहा, अगर नहीं देखोगी तो पछताओगी। अब दीदी उलझन में पड़ गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, दिखाओ जल्दी। तब मैं उत्साहित था लेकिन थोड़ा नर्वस भी। मैं उनके पास गया, मोबाइल निकाला और गैलरी खोली। सुहानी दीदी ध्यान से स्क्रीन की और देख रही थी। पहला फोटो देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वह फोटो माँ का था जो किचन में काम कर रही थी। फिर उन्होंने मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। मैंने कहा, आगे के फोटो देखो, बहुत अच्छे हैं। फिर दीदी ने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल किया और आगे के फोटो देखने लगी। मैं उनके पास ही खड़ा होकर एक नजर स्क्रीन पर और एक नजर उन पर रखे हुए था। मोबाइल में आगे माँ और पापा के कुछ सामान्य पारिवारिक फोटो थे। फिर सुहानी दीदी और सचिन के भी कुछ सामान्य फोटो थे। जैसे ही दीदी ने आगे के फोटो देखे, उनकी टेंशन कम हो गई और वह उत्साह से फोटो देखने लगी। फिर अगला फोटो सिर्फ सुहानी दीदी का था, जिसमें वह एक सुंदर साड़ी में थी। वह फोटो देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, यह फोटो तुमने कब लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आगे के फोटो देखोगी तो खुद पता चल जाएगा। दीदी ने मुझे नजरों से देखा और फिर हंसकर आगे के फोटो देखने लगी। जैसे ही उन्होंने अगला फोटो देखा, जिसमें उनकी कमर के ऊपर का हिस्सा था, उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वह घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इशारे से उन्हें अगले फोटो पर जाने के लिए कहा। अब अगला फोटो देखकर उनकी चिंता सही निकली, क्योंकि उस फोटो में वह सचिन के साथ खड़ी थी। वह फोटो देखते ही वह गुस्से में मेरे पास आई और बोली, नालायक, तूने यह फोटो कहाँ से लिया? तभी मैंने अपना मोबाइल उनके हाथ से छीन लिया। उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने झटपट उसे अपनी जेब में डाल लिया। तब वह गुस्से में चिल्लाई, बेशर्म, यह फोटो तुम्हें कहाँ से मिले? जल्दी बता। मैंने शांति से कहा, मैंने खुद लिए हैं। यह सुनकर वह चौंक कर बोली, कब, कहाँ, कैसे? उन्हें भी समझ आ रहा था कि उनके सवाल बेकार हैं, लेकिन फिर भी वह पूछ रही थी। मैंने शांत स्वर में बताया, मुझे तुम्हारे और सचिन के बारे में सब पता है। यह फोटो मैंने स्टोर रूम के वेंटिलेटर से खींचे हैं। यह सुनकर दीदी को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर वह रोने लगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। वह बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर गिर गई और तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं चुपचाप पेड़ के किनारे बैठा रहा और उन्हें देखता रहा। वह वहीं पड़ी पड़ी सुबक रही थी और रोते हुए उनके शरीर में हल्की हलचल हो रही थी। तब नीला गाव उनके शरीर से पूरा चिपका हुआ था, जिससे उनका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जब उनका रोना थोड़ा कम हुआ, तब भी वह बेड पर ही पड़ी रही। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी अब बस करो, उठो। लेकिन वह रोती रही। कुछ देर बाद शायद उन्होंने सोचा कि और कुछ कर भी नहीं सकती, इसीलिए चुपचाप पड़ी रही। तब मैंने फिर से कहा, दीदी मैं यह फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। यह सुनकर दीदी ने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी ओर देखा, लेकिन अब भी वह बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी। थोड़ा ऊपर होकर उन्होंने मुझे घूरा। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं एक पल के लिए उनकी ओर देखता ही रहा। जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें इतनी नजदीक से देख रहा हूँ, तो उन्होंने तुरंत अपने शरीर को सीधा किया और मेरी ओर घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम जैसी हो वैसी ही देख रहा हूँ। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, जिस तरह से तुम सचिन के साथ बात करती हो उसी के बारे में कह रहा हूँ। दीदी ने नाराज होकर कहा, तुम मुझसे ऐसे गंदे शब्द कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मैंने शांत लहजे में कहा, क्या यह शब्द गलत है? उन्होंने झुंझुलाकर कहा, सचिन के साथ जो बातें होती हैं वह अलग है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, जब सचिन के साथ थी तब तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ चला गया था? इस पर उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, उसने मुझे मजबूर किया था। फिर सुहानी दीदी ने धीरे से कहा, देखो विवेक, पहली बार मजबूरी में हुआ था, लेकिन बाद में मैं खुद ही उसके साथ रहने लगी। प्लीज विवेक, अब यह सब बंद करो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, नहीं बोलता, लेकिन यह फोटो अब मैं पुराने मेल पर भेज देता हूँ।
अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें प्रिंट करके पोस्ट से भेज दूंगा। यह सुनकर दीदी ने सिर झुका लिया और फिर से रोने लगी। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए या पूरी तरह अपने वश में कर लेना चाहिए। कुछ देर रोने के बाद उन्होंने सिर उठाया और आंसू भरी आंखों से मुझसे बोली, विवेक, मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठंडी हवा की तरह मेरे शब्द कमरे में फैले। ये सब सोचने की जरूरत तुझे सचिन के साथ पहले कदम उठाने से पहले थी। दीदी, उनका सिर झुका था, कंधे सुबकियों से हिल रहे थे, आवाज टूटी हुई। वो पहली बार विवशता थी। विवेक, बिल्कुल असहाय थी मैंने सीधा निशाना साधा, बिना लागलपेट के। पर बाद में, बात के बार तो तू खुद ही उसके पास गई, अपनी मर्जी से। अब इसमें मेरा कसूर क्या है? उन्होंने सफाई पकड़ी, आंसू पोंछते हुए। समझ नहीं पाती, तेरे जीजाजी विदेश में हैं, क्या मेरा भी कोई जीवन नहीं, कोई सपने नहीं? ये सब क्यों कर रहा है तू? वाह दीदी, वाह। मेरा स्वर व्यंग्य से भरा था। तो मतलब ये कि जीवन जीने के लिए, सपने देखने के लिए तुम किसी के भी साथ रह सकती हो? किसी के भी साथ? सुहानी दीदी तिलमिला गई। ऐसा नहीं है सचिन ने, उसने दबाव डाला था। मेरा प्रश्न चाकू की धार की तरह था। तो क्या हुआ अगर कल मैं भी किसी पर ऐसा दबाव डालूं? अगर मैं भी वही करूं जो सचिन ने किया? उनकी आंखों में आग सुलग उठी। विवेक, ये कैसी घिनौनी बातें कर रहा है तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। सच बोलने में शर्म कैसी? दीदी, मेरा जवाब बर्फ की तरह ठंडा था। उनका दम घुटने लगा। भाई ऐसा नहीं करते। मैंने जिद पकड़ ली। भाई बहन का रिश्ता तो तुझमें बचा ही कहा था। अगर होता तो जब उसने जबरदस्ती की तब तुझे सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। नहीं, उनका रोना फूट पड़ा। भाई, मैं मर जाऊंगी। मेरा दृढ़ इरादा डगमगाया नहीं। रोने से कुछ नहीं बदलेगा दीदी, सच सामने आकर ही रहेगा। सिसकियों के बीच उनका आरोप कड़वा था। तू मुझसे बदला ले रहा है, इसीलिए ये सब कर रहा है। समझ लो, ऐसा ही है। मैंने सपाट स्वर में कहा, अगर बहन होकर तुम किसी और के साथ रह सकती हो तो मुझे क्यों रोकती हो? मेरे सपनों पर पहरा क्यों? मेरे शब्दों ने उन्हें और विचलित कर दिया। आंसुओं की बाढ़ आ गई। उन्होंने चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। सिसकियां कमरे में गूंजने लगी, पर मैं अडिग था। पीछे हटना मेरे इरादों में नहीं था। अब मैं बिल्कुल करीब था। मैंने धीरे से पुकारा, सुहानी दीदी। उन्होंने आंखें खोले बिना फुसफुसाई, क्या है? मैंने पूछा। तुम ऐसे आंखें बंद करके क्यों पड़ी हो? उनका जवाब कटु था। तो क्या करूं? तुझे तो बात करनी है ना मुझसे? हाँ, पर मैंने कहना चाहा। उन्होंने बीच में ही टोक दिया, आवाज में झुंझलाहट। तो क्या तू मेरी आंखों से ही बात करेगा? देखो विवेक, वक्त बर्बाद मत करो। इसीलिए तो मैं पहले से तैयार होकर पड़ी हूँ। मैं हिचकिचाया। दीदी, ये ठीक नहीं लग रहा। तुझे नहीं लग रहा होगा, उन्होंने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। मुझे अब सब समझ में आ गया है, पर सच कहूँ, ये सब तेरी ही करामात है। मैंने उनकी ओर देखा। तो फिर अब तैयार हो? उन्होंने एक गहरी सांस ली। आंखें अब भी बंद नहीं, पर क्या कोई चारा है मेरे पास? नहीं ना? तो बेहतर है तुम इस हालात से कुछ सीखो। पर याद रखना, तू मेरा भाई है। मैं तेरे साथ ऐसा महसूस नहीं कर सकती। मैंने थोड़ा रुककर कहा, पहले भी तो तुमने ऐसा ही कहा था, फिर बाद में खुद ही स्वीकार किया ना कि तुम्हें भी अच्छा लगा। उनका जवाब तीखा था। वो अलग बात थी, पर तू मेरा भाई है। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है दीदी, अगर सच में तुम्हें इतना ही बुरा लगता है, अगर तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, तो छोड़ो। मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूँगा। खामोशी छा गई। फिर मैंने आगे कहा, पर अगर तुम थोड़ी सी भी कोशिश करो, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। सुहानी दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप लेटी रही, आंखें बंद, चेहरा तकिए की ओर। मैं खड़ा था, उन्हें मनाने के शब्द ढूंढने की कोशिश में। हवा जमी हुई थी। कमरा उनके सिसकने के बाद की खामोशी और मेरी बेचैन उम्मीद से भरा था। वह लेटी थी, शायद अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, या शायद अंतिम प्रतिरोध की ताकत जुटा रही थी। मैं इंतजार कर रहा था।
उस हाँ के लिए जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, पर जिसके बिना मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाती। समय धीरे धीरे बीत रहा था, हर पल भारी।